Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of class 10th NCERT chemistry का ये लेक्चर नंबर 6-7 होगा। और इससे पहले हम बहुत सी चीज़ें और भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी जो बातें हैं, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स का मीनिंग क्या होता है या कहाँ से आता है। तो देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत सारी मेटल्स देखते हैं, करेक्ट। गोल्ड भी देखते हैं, हम सिल्वर भी देखते हैं, देन कॉपर, आयरन के बारे में तो पता ही है कि अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर आयरन का जो कंजप्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है एज ए मेटल, ठीक है। तो आयरन का जो कंजप्शन होता है वो किसी कंट्री की इकोनॉमी को भी इंडिकेट करता है। जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा आयरन का कंजप्शन हो रहा है, इट मीन्स दैट कंट्री इज़ मोर डेवलप्ड देन अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये सब हमारे को आते कहाँ से हैं, मीन्स फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन ऑल दीज मेटल्स, ठीक है। सभी के सभी जो मेटल्स जिनको हम जिस स्टेट में देखते हैं, जिस फॉर्म में हम उनको देखते हैं, वो ऐसा हमेशा ही नहीं होता है, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं इनको हम कहाँ से निकालते हैं? ऑफ कोर्स ज़मीन से निकालते हैं, यानी कि जो हमारा ग्राउंड है उससे निकालते हैं। अब ग्राउंड के अंदर जो है अर्थ की, जो अगर आप सरफेस की बात करें तो अर्थ जो है उसकी सरफेस के अंदर हम 3 पार्ट बना सकते हैं। अर्थ की सरफेस में 3 पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। सबसे जो बाहर वाला पार्ट जो है, लेयर जो है, जिसको हम अपर मोस्ट लेयर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं इसको हम? मेंटल। और ये जो बीच वाला पार्ट है, सेंट्रल पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं अर्थ का कोर, ठीक है। हमारे लिए फॉर दिस पर्पस मेटल्स को लेने के लिए, मेटल्स को गेन करने के लिए कोर जो है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। मीन्स सो फार हम अभी तक कोर तक नहीं पहुंच सके हैं, या अभी तक कोई भी हमारे पास ऐसा मेथड नहीं है विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड वी कैन रीच अप टू कोर ऑफ द अर्थ। इम्पॉसिबल अभी तक हमारे लिए। मेंटल है तो मेंटल का भी जो है हमारे लिए इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, सरफेस जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट, ठीक है। इस क्रस्ट के अंदर ही बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ऑल द मेटल्स आर फाउंड इन दिस क्रस्ट, ठीक है। इसके अलावा, क्रस्ट के अलावा जो हमारा सी वाटर होता है, उस सी वाटर में भी कुछ मेटल्स के सॉल्ट मिलते हैं। जैसे सभी को पता है कि जो सी का वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। सॉल्टी क्यों होता है? व्हाट इज़ द थिंग विच मेक्स द सी वाटर सॉल्टी? तो ये है सोडियम क्लोराइड। सभी को पता है सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। जस्ट हमने इसी से पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, एक आयोनिक सॉल्ट है, आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड के अलावा और क्या मिलता है उसके अंदर? मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, MgCl2, ठीक है। तो ये सब जो सॉल्ट्स हैं ये सब के सब सी वाटर में भी मिलते हैं। मीन्स सम लिटिल अमाउंट ऑफ मेटल्स इज़ प्रेजेंट इन द सी वाटर ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेटल्स होते हैं ये या एलिमेंट्स जो हैं या जो कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली अर्थ के अंदर बाय नेचर अर्थ की क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, ऐसे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड। कहाँ पर? अर्थ की क्रस्ट में। कंपाउंड इन दी अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में। तो उनको हम क्या बोलते हैं? व्हाट दे आर कॉल्ड? मिनरल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ जगहों पे एट सम
प्लेसेस व्हाट हैपेंस, कई जगह पर मिनरल्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वो मिनरल जो होता है वो रिच होता है। रिच इन द सेंस कि उसके अंदर उस मिनरल का क्वांटिटी ज़्यादा होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर वो जो पर्टिकुलर मेटल जो है जिसकी ज़्यादा वहाँ पर क्वांटिटी है, उस मिनरल को हम क्या बोल देते हैं, और बोल देते हैं। तो और क्या है, और क्या है, और एक टाइप का मिनरल है, एक टाइप का मिनरल है, ए टाइप ऑफ मिनरल, ए टाइप ऑफ मिनरल, ए टाइप ऑफ मिनरल्स, ए टाइप ऑफ मिनरल having more percentage of a metal, ठीक है। एक प्रकार का मिनरल है जिसके अंदर मेटल का ज़्यादा परसेंटेज होता है कंपैरेटिवली, यहाँ पर ये वर्ड आपको यूज़ करना है कंपैरेटिवली, ओके। तो ये डिसाइड करता है कि जो और है उसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, कि कितना क्वांटिटी उसका प्रेजेंट है, दैट क्वांटिटी इज़ डिसाइडेड, ओके, दैट इज़ और, ठीक है। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मिनरल और में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड और। तो देखते हैं कौन इसका आंसर बता पाता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस, what is difference between mineral, what is difference between mineral and और, मिनरल और में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 दैट इज स्टेटमेंट ए एंड देन स्टेटमेंट बी। पहले स्टेटमेंट ए को सुनिए, स्टेटमेंट ए को सुनिए, all the ores are minerals, all the ores are minerals but all the minerals are not ores। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या है, all the minerals are ores, all the minerals are ores but all the ores are not minerals। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सभी अपना अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट जो मैंने बताए हैं उन दोनों स्टेटमेंट के को अच्छे से दिमाग के अंदर रीथिंक कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए कि उसका क्या मीनिंग है, एंड देन यू डिस्कस, यू देन राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि वेदर स्टेटमेंट ए सही है या स्टेटमेंट बी सही है, करेक्ट। चलिए, अब ये जो मेटल्स होते हैं ये सब के सब अर्थ की क्रस्ट से निकाले जाते हैं। अब तक हमें ये इतना पता चला है, ठीक है। और वैसे भी ये चीज़ जो है वो आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं। इवन इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया होगा या ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो वहाँ तो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक पर्पस यानी कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए, इकोनॉमी के लिए, और ज्योग्राफी में हम अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे कुछ नाम आ जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे तो मेथड पढ़ना होगा, हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात की थी, मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज़ की हमने बात की थी। और वो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने ऊपर रखा है, मीन्स सम एलिमेंट्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप, ठीक है, सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन एंड सम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द लोअर बॉटम एरिया, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर है कि कुछ को ऊपर है, कुछ को बीच में है, कुछ को नीचे है, ये ऑर्डर कहाँ से आया? ये ऑर्डर हमने प्रैक्टिकली बाई केमिकल रिएक्शंस ये फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब देखिए, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ रिएक्शन मेटल्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो दो कैटेगरी हो गया, एक कैटेगरी में मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी और दूसरी कैटेगरी में मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी बना देते हैं हम, मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी या मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, करेक्ट। तो उस कंडीशन में हमारे पास 3 टाइप की मेटल्स हो गई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटल्स, लेकिन बेसिस क्या है? रिएक्टिविटी, ओके। तो उस रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने 3 मेटल्स को हमने डिवाइड
मेटल्स को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, या 3 टाइप्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो बॉटम वाले जो मेटल्स होते हैं, आपकी जो बुक है उस बुक के अंदर एक फिगर बना हुआ है, फिगर 3.9, फिगर 3.9 आप उस फिगर में देख सकते हैं। फिगर 3.9 में, फिगर 3.9 में आप देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स जो है वो टॉप पे हैं। तो टॉप वाले जो एलिमेंट्स है उसमें सबसे ऊपर देखिए पोटेशियम है, पोटेशियम के नीचे सोडियम है, सोडियम के नीचे कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। ये जो ऊपर वाले टॉप मेटल्स हैं ये ऊपर इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर मोर रिएक्टिव देन द मेटल्स प्रेजेंट इन द मिडिल लेवल और इन द बॉटम लेवल, करेक्ट। बीच में देखिए, नीचे बीच में जिसके अंदर लिखा हुआ है जिंक है, आपका आयरन है, पीबी क्या होता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीबी। इनसे एलिमेंट का सिंबल तो है पीबी, लेकिन इसका नाम क्या होता है, देखते हैं कौन बताता है कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीबी, इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सॉरी दिस सिंबल, करेक्ट। पीबी के बाद Cu है, Cu के बारे में पता ही है, कॉपर होता है Cu। इसके बाद में नीचे देखिए Ag है, सिल्वर है, और उसके बाद में कॉपर, सिल्वर के बाद में आपका Au है, फिर से Au आ गया। अब ये Au क्या होता है भाई, कौन बताएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एलिमेंट, जिसका सिंबल Au होता है। फिर से इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर पता कर ही लेंगे, और अगर नहीं पता चलता है तो आपके पास गूगल गुरु का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसके लिए गूगल गुरु की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कौन बताता है इसका। अब देखिए ऐसी मेटल्स जो लो रिएक्टिव होती है या जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, ऐसी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं, वो आपकी जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है उसके बॉटम में है। अब ऐसा क्यों, वाई दे आर केप्ट इन द बॉटम, बिकॉज दे आर इनर्ट, दे आर इनएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है आपके लिए गोल्ड का सिंबल अभी बताया Au, ये जो सिंबल है ये Au गोल्ड का है। सिल्वर के लिए सिंबल Ag सबको पता है। प्लेटिनम का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए Pt, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। अभी फिलहाल आप प्लेटिनम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है प्लेटिनम का सिंबल भी पूछ सकता है एग्जामिनर, करेक्ट। तो इसलिए इसको भी याद रखना है। कॉपर के बारे में सबको पता ही है, Cu होता है जिसका सिंबल, ठीक है। तो हमने 4 मेटल्स के नाम बताए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, या गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, सॉरी। इन चारों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। और ये चारों मेटल्स जो हैं ये नेचर में जनरली फ्री स्टेट में मिलती है। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर भी ये मिलेगी इनके साथ में इनका कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा। दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंटल स्टेट में हमेशा मिलती है, ठीक है। इनका कंपाउंड नहीं मिलता है। लेकिन वर्ड मैंने यूज़ किया है जनरली का मतलब एक्सेप्शंस भी हो सकता है। तो एक्सेप्शन क्या है, कॉपर और सिल्वर। क्यों, क्योंकि कॉपर और सिल्वर जो होती है वो मेटल्स के कॉपर और सिल्वर जो मेटल है वो उनके अपने कंपाउंड्स के साथ में भी मिलती है या कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है। अब कॉपर जो है उसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन जब होता है, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन होता है तो कोई कंपाउंड बन जाता है उसका। इन द सेम वे कॉपर का रिएक्शन जब आप सल्फ़र के साथ में करा देते हो तो वहाँ पर भी कुछ रिएक्शन होती है और वहाँ पर भी उसका कोई कंपाउंड बन जाता है। तो जो कॉपर का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनता है, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ में जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कॉपर का ऑक्साइड। इन द सेम वे द कंपाउंड ऑफ कॉपर विद सल्फ़र, ओके, दैट इज़ कॉल्ड सल्फाइड। तो ये सल्फाइड और कॉपर के जो है ये और के नाम हो गए कि कॉपर का सल्फाइड और है, ORE वाला और है, ये इंग्लिश वाला और बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ORE और जो इंग्लिश वाला एक और होता है OR, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आई एम यूजिंग इन दिस चैप्टर दिस ORE, करेक्ट। चलिए इसके बाद में देखिए, तो ये जो मेटल्स हैं कॉपर और सिल्वर, ये फ्री स्टेट में भी मिलती है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलती है। तो ये 2 एग्जांपल स्पेशली याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में देखिए ऊपर अपना जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर ऊपर देखिए जो 4 मेटल्स हैं, 5 पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये कभी भी फ्री स्टेट में मिलते ही नहीं हैं। इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि उसके आसपास में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा,
जो भी नॉन मेटल स्पेशली, देखिए मेटल और मेटल आपस में रिएक्शन करना लगभग असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ मेटल और नॉन मेटल ईजिली रिएक्शन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल जो है हमने देखा था लास्ट क्लास में, मेटल जो है वो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि रिच पर्सन, रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सोर्स है मेटल, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक प्रकार का बेगर है, ठीक है। चलिए, तो ये जो मेटल्स है कौन कौन से? 5 मेटल जो मैंने बताए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये 5 मेटल्स ऐसे हैं जो कि रिएक्टिव होते हैं और ये कभी भी नेचर में जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये अगर फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब ज़रूर ये कंपाउंड्स बना लेते हैं, ज़रूर ये कंपाउंड्स बना लेते हैं या ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ में तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, करेक्ट। अब इसके बाद में देखिए इसी टेबल में बीच में देखिए 3 एलिमेंट्स के नाम बताए हुए हैं। ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं जिंक है आपका, आयरन है और पीबी है। पीबी का मतलब क्या है यहाँ पर? पीबी का नाम क्या होता है? लेड, LEAD। ध्यान रखना, जब आप इंग्लिश में लेड वर्ड यूज़ करते हो या LED लिखते हो तो उसको हम इंग्लिश में तो बोलते हैं लीड, ठीक है। लीड करना, लीडर से, लीडर वर्ड जो है वो लीड से बना है, इन द सेम वे। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में इसको बोलना होता है तो यहाँ पर इसका नाम लेड हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट लीड, ओके। सो समटाइम you may see that some of the students or even some teachers also are using this word in chemistry as a lead. That is not correct way, correct. This is the lead. So you take care about this word, because in the future always you keep this word, you pronounce this word as a lead only in chemistry, ठीक है। चलिए, तो ये एलिमेंट्स जिंक है, आयरन है, लेड है, ये ऐसे रिएक्टिव मेटल्स हैं जो मीडियम्स में आते हैं, मीन्स ना तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ना कम रिएक्टिव होते हैं, बीच में एकदम मीडियम, ठीक है। तो ऐसे जो रिएक्टिव होते हैं, ऐसे जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिव होते हैं, ये जनरली ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं, सल्फाइड्स भी बना सकते हैं और कार्बोनेट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ज़्यादातर जो मेटल्स होती हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं और उनके जो और होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, सॉरी एलिमेंट है, रिएक्टिव इन द सेंस कि वो जल्दी से रिएक्शन कर लेती है मेटल के साथ में। और दूसरी चीज़ इसकी प्रॉब्लम ये भी है कि ये क्वांटिटी में, नेचर में इसका जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, देखते हैं कौन किसको 6th क्लास के लेवल का पता है। क्वेश्चन ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी एयर होती है, इन द एटमॉस्फेयर द नेम ऑफ गैस विच इज़ हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ऐसी कौन सी गैस है जिसका नेचर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वॉल्यूम होता है? तो उस गैस का आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सेकंड नंबर जो है, फर्स्ट नंबर का आपको मैं पूछ रहा हूँ, सेकंड नंबर का है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की ये बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टिव मेटल होती है और इजीली वो दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। तो एक तो क्वांटिटी ज़्यादा है और एक रिएक्टिव ज़्यादा है, इसीलिए जो ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर के अंदर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने जो मेटल्स है उनके जो ओर्स हैं उसके बेसिस पे हमने उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। अभी जो हमने शुरुआत में इन द स्टार्टिंग वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स, ओके। फर्स्ट इज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, सेकंड मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी या मेटल्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। और थर्ड वन है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। अब ये जो मेटल्स हैं ये सब रिएक्टिव है, ओके। तो मेटल्स रिएक्टिव है तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने साथ में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लिया होगा और उन्होंने कोई कंपाउंड बना रखा होगा। अब हमें मेटल की ज़रूरत है, हमें कंपाउंड की ज़रूरत नहीं है, तो हम उस कंपाउंड से उस मेटल को हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। उस कंपाउंड से मेटल को निकालना चाहते हैं। तो ऐसा इजीली तो है नहीं कि उसको हम हैंड पिकिंग वाला मेथड जो होता है, जो क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें से कि हाँ ये उसका मेटल का पीस है इसको निकाल दिया और ये उसका ऑक्साइड है उसको हटा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फिजिकल मेथड्स आर नॉट suitable. Physical methods are not suitable for this purpose. So that's why we have to use some different,
some different technology, different techniques we have to use for this purpose, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो ये प्रोसेस होता है कि किसी मेटल का जो ओर होता है, ध्यान से सुनिएगा वर्ड, किसी मेटल का जो ओर होता है, किसी मेटल का जो ओर होता है, उस ओर से जब हमें कोई मेटल प्योर मिलती है तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का पूरा नाम जो है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सट्रैक्शन। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि किसी मेटल के जो ओर होते हैं, उस ओर में से मेटल को सेपरेट करने का जो तरीका है और जो मेथड है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन, ठीक है। याद रखना है, याद रह जाएगा, अच्छी बात है। चलिए, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इस काम के लिए, और इन स्टेप्स को हमने एक छोटा सा एक फ़्लो चार्ट जो जैसा बनाया हुआ है, और इस फ़्लो चार्ट में क्या है देखिए। अब जो मैंने आप लोगों को शुरू में यहाँ पर बनाया हुआ था उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस चार्ट की, ठीक है। एक सिंपल सा चार्ट बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ आपके अंदर, बुक के अंदर। जितने भी जो ओर्स है, उस ओर्स को हम क्या करते हैं, जब उस ओर्स से, किसी भी ओर से जब हमें मेटल को आइसोलेट करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, उस फर्स्ट स्टेप का नाम होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, देखिए इस कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है वो आपको अच्छे से समझना होगा। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपने अर्थ की जो क्रस्ट है, उस अर्थ की क्रस्ट में से 1 किलोग्राम आपने क्या निकाला, उसमें से 1 किलोग्राम जो है वो एक और निकाला है, 1 किलोग्राम और निकाला है, ठीक है। उस 1 किलोग्राम और में जो है वो मान लीजिए 10 ग्राम भी ज़्यादा ही है, 10 ग्राम जो है वो मेटल है। 10 ग्राम क्या है? मेटल है। तो बाकी जो बचा हुआ जो 990 ग्राम है वो क्या है? वेस्ट है। और इस जो वेस्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गैंग। एक वर्ड है गैंग, ठीक है। इस गैंग को हमें निकालना है इसमें से, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सारा प्रोसेस किया और उसका जो ओर है, उस 1 किलोग्राम ओर को हमने क्या किया, उसका कॉन्सेंट्रेशन किया। कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से जो गैंग पार्ट होता है उसको हम रिमूव करते जाते हैं, ठीक है। उस गैंग को हम कैसे भी केमिकल मेथड से या फिजिकल मेथड से उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो टोटल वेट है, अभी इसका परसेंटेज देखिए आप, एट प्रजेंट विदाउट कंसंट्रेशन यहाँ पर जो मेटल है उसका परसेंटेज देखिए कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम, ये भी ग्राम, दिस इज ऑल्सो ग्राम एंड इंटू 100 परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 10, ये 0 और ये 100, ये 100, यानी अभी फ़िलहाल 1% है, 1% मेटल है, करेक्ट। बिफोर कंसंट्रेशन। आफ्टर कंसंट्रेशन क्या होगा, मान लीजिए हमने इसको कम करते करते हम इसको ले आए, जैसे इसको हमने ले लिया, मेटल तो उतना ही रहेगा, 10 ग्राम ही रहेगा मेटल तो, लेकिन हमने उसकी जो गैंग है, गैंग क्या है, उसमें जो मिट्टी वगैरह है, उसमें जो पेबल्स है, छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह हैं, वो सब मिले हुए हैं, वो सब उनको अलग करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो अब मान लीजिए इस 10 ग्राम में ये जो है टोटल कितना बच गया आपके पास, 49, चलिए इसको मान लेते हैं 100 ग्राम। अब आपके पास 100 ग्राम बच गया। अब इसका परसेंटेज निकालते हैं तो देखिए कितना हो जाता है, ये 0, ये 0, ये 0, एक ऊपर बच जाएगा, ठीक है, एक 0 ऊपर बच जाएगा, ये आ गया 10%। देखिए पहले बिफोर कंसंट्रेशन कितना था, 1%। क्या था ये 1%, क्या है, मेटल का परसेंटेज है। आफ्टर कंसंट्रेशन 10% हो गया, यानी कि अब आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रेशन, अब ये कॉन्सेंट्रेशन जो है एक वर्ड और होता है, जो आप लोग सॉल्यूशन वगैरह होते हैं क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, उनका जो रिलेटिव अमाउंट होता है, उसको मेज़र करने का यूनिट जो होता है उसको भी हम कंसंट्रेशन ही बोलते हैं, बट वो दैट इज़ कंसंट्रेशन डिफरेंट, और ये हम जो बात करें ये अलग कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि किसी मेटल का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज किया जाता है पर्टिकुलर उसके ओर में, ठीक है।
चलिए, अब इसके बाद में हमने जो मेटल्स है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा मीडियम रिएक्टिव मेटल्स और तीसरा लो रिएक्टिव मेटल्स। 3 टाइप की मेटल्स हो गई, ठीक है। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगी, उनके लिए हम अलग मेथड अप्लाई करेंगे। मीडियम रिएक्टिव मेथड्स होती है, उनसे हमें और निकालना है, सॉरी उनसे हमें मेटल निकालना है, मेटल उसको एक्सट्रैक्ट करना है। लो रिएक्टिव मेटल है, उसमें से भी हमें क्या करना है, उसका जो और है उसमें से हमें क्या करना है, मेटल्स को सेपरेट करना है। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अलग अलग टेक्निक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, अगर आप उनको किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में मिक्स करोगे या उनको इकट्ठा कर दोगे तो वो तो आपस में रिएक्शन कर लेगा, तो हमारा जो काम करना था वो वापस उल्टा चला गया, पीछे चला गया हमारा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो नया मेथड है, जो मेथड यूज़ करते हैं इसके लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम डिटेल बाद में देखेंगे, अभी आगे देखेंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में जो है वो हमें प्योर मेटल मिलता है, ठीक है। उसका मेथड क्या है, कैसे होता है, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। अब ये जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होती है, ये 2 टाइप से सल्फाइड और बनाती है या ऑक्साइड और बना सकती है। तो 2 टाइप के यहाँ पर और होते हैं, ठीक है। अगर ये सल्फाइड और कार्बोनेट और, ठीक है। अगर कार्बोनेट और है, यानी आपका जो मेटल प्रेजेंट है उसमें अगर कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है मेटल, तो उस कंडीशन में हम जो नेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। करेक्ट। नाम क्या है, कैल्सिनेशन। क्या होता है, कैसे होता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये फ्लो चार्ट है। फिर जो सल्फाइड और होते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के सल्फाइड और होते हैं, उनसे अगर हमें नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो रोस्टिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस काम में लिया जाता है, ठीक है। कैल्सिनेशन के बाद और रोस्टिंग के बाद जो आपका मेटल है उसका ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। और ये जो ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड का फिर हम क्या करते हैं, आगे रिडक्शन करते हैं। और रिडक्शन से क्या हो जाता है, उस मेटल से वो ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऑक्सीजन का अलग होना ही तो रिडक्शन होता है। चैप्टर 1 में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा, डिस्कस ज़रूर किया होगा कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना तो ऑक्सीडेशन, और किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का निकल जाना वो है उसका रिडक्शन। तो यहाँ पर ये रिडक्शन है। और जब रिडक्शन हो जाता है तो सिर्फ मेटल बचता है, और उस मेटल से अंदर से कुछ प्योरीफिकेशन का मेथड करके, प्योरीफिकेशन क्या होता है ये भी हम बात करेंगे आगे, तो कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, उसके बाद में जो आपका प्योर मेटल आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए, लो रिएक्टिव मेटल्स की अगर हम बात करें, ऐसी मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ऐसी मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सल्फाइड और होते हैं। क्या होते हैं वो, सल्फाइड और होते हैं। और ये जो सल्फाइड और होते हैं, उन सल्फाइड और का हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, ये हम बातें डिस्कस करेंगे लेकिन इस फ्लो चार्ट के बाद, ठीक है। और उस सल्फाइड के बाद, सल्फाइड का जो बन जाता है उसके बाद रोस्टिंग होता है। उस रोस्टिंग के बाद में जो मेटल है उसका हम रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, ये सब हम बातें नेक्स्ट इसके बाद में हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद की जो बातें हैं, पुरानी जो नई बातें हैं और बातें हैं, इसके बारे में वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए अब तक जो हमने डिस्कस किया है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस। और एक चीज़ का कंफर्म मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं just by watching my all videos, then I am sure that all type of questions that is appearing in your board exam, you will be able to solve all the problems, all the questions. This is my 100% confidence. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Till then, take care, keep yourself safe and bye bye.